जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जिस तरह की इनकम का नेचर होता है उसी तरह का आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। हालांकि 5 तो होता है पार्टनरशिप फर्म, एओपी वगैरह के लिए, 6 कंपनीज के लिए होता है, 7 ट्रस्ट वगैरह के लिए होता है। तो 1 से 4 तक आपको अपनी आईटीआर भरनी होती है। सैलरी वाले आईटीआर 1 भरते हैं, कैपिटल गेन वाले आईटीआर 2 भरते हैं और इंट्राडे एफएनओ वाले आईटीआर 3 में जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन है, छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, तो 90% जो बिजनेसमैन है आईटीआर 4 का फॉर्म भरते हैं, जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, जिसके अंदर आप अपनी कैश सेल का कम से कम 8% या ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। हालांकि कम से कम दिखाना होता है या एक्चुअल दोनों में से जो ज्यादा है वो दिखाना होता है। सेक्शन 44AD के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 58 हो जाने वाला है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो है सेक्शन 44AD के अंदर आपने आईटीआर भरी थी एक व्यक्ति ने, और अपनी जो रिसीट थी उसका कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस भेज दिया। आपको पता होगा सेक्शन 44AD में ना तो आपको नोटिस आता है, ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन सरकार ने फिर भी इस व्यक्ति को नोटिस भेज दिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने टीडीएस का रिफंड क्लेम किया था। और सरकार की जो दलील है वो अपनी जगह पर सही है। गवर्नमेंट बोलती है आप सेक्शन 44AD के अंदर मत जाएं, सेक्शन 44ADA के अंदर जाना है। अब ये ADA क्या होता है? ये दोस्तों स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के लिए 44ADA एप्लीकेबल होता है। तो 44ADA में सरकार जाने के लिए क्यों बोलती है? क्योंकि वहां पर आपको अपनी रिसीट का कम से कम 50% प्रॉफिट दिखाना होता है, और अगर आप 44AD में ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको 6% ही दिखाना होता है। तो गवर्नमेंट को 44% का नुकसान हो गया है। हो सकता है उसके कारण प्रॉफिट कम दिखाया और सरकार को टैक्स बनता था वो नहीं बना। तो आज एक विचित्र केस दोस्तों, एक नोटिस आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति ने आईटीआर 4 भरी थी सेक्शन 44AD के अंदर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे क्यों बोलता है कि आपने अपनी आईटीआर को गलत भर दिया है। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों, जिस तरह की आपकी इनकम का नेचर होता है उसी तरह की आप अपनी आईटीआर का फॉर्म भरते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आईटीआर 3 या 4 का फॉर्म भरते होंगे, और 90% बिजनेस जो होते हैं आईटीआर 4 का फॉर्म भरते हैं। हालांकि सैलरी वालों के लिए 1, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह वालों के लिए 2, और 5, 6, 7 तो ट्रस्ट, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज वगैरह के लिए होता है। आज आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं दोस्तों। हर बार हम आपको ये बताते हैं कि आपको ये वीडियोज़ वगैरह डराने के लिए नहीं, क्या रूल चल रहा है, किस हिसाब से आपको अपनी आईटीआर भरनी चाहिए, उनको लेकर के ही हमारा ये पूरा का पूरा मोटिव होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने आईटीआर 4 का फॉर्म भर दिया था, लेकिन हम लोग तो समझते हैं कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत हमें नहीं रहती है, और इसके अलावा भी हमारी जो केस है वो स्क्रूटनी के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा सोचना अब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस व्यक्ति की भी आईटीआर भरी होती है, जैसे ही आपने मान लीजिए 31/3/2025 की आईटीआर भर दी थी, तो इस साल के नोटिस को 30 जून 2026 तक सेक्शन 143(2) डिटेल्ड स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर लिया जा सकता है। तो दोस्तों, एक केस को एक व्यक्ति ने 31/3/25 वाली फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर भरी थी, और उसका असेसमेंट ईयर था 25-26। 30 जून को उसका केस सेलेक्ट कर लिया गया। उसको नोटिस आया गया कि आपने 44AD के अंदर किस तरह से रिटर्न भर दी, क्यों रिटर्न भर दी। इसके अलावा भी सेक्शन 133(6) होता है, इनकम टैक्स वाले कभी भी कोई भी आपको सूचना नोटिस भेज के मांग सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 148 होता है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट, जहां पर अगर आपने अपनी आईटीआर अच्छे से नहीं भरी या भर दी, उसको जस्टिफाई नहीं किया, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक प्लस में 3 महीने तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल केस आज हम आपको बताने वाले हैं। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आकर के हमने जैसे ही हमारे क्लाइंट को लॉगिन बटन पर क्लिक किया, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, जो पैन या आधार कुछ भी हो सकता है। फिर हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल के, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ई फाइल के अंदर
जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, व्यू फाइल्ड रिटर्न, पहले से भरी हुई रिटर्न्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने जो अपनी रिटर्न भरी थी, आप लोगों को पता होगा अलग अलग साल की अलग अलग इनकम, अलग अलग रिफंड और अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। अब मजे की बात क्या है दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 की इस व्यक्ति ने आईटीआर भर दी थी, मान लीजिए 17 अगस्त को भरी थी और 7 अक्टूबर को प्रोसेस हो गई थी और उसका रिफंड भी 7 अक्टूबर को आ गया था। तो कहने का मतलब सिर्फ 20 डेज का टाइम लिया, इसे सिर्फ भी बोल सकते हैं, और 20 दिन का टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बोलते हो कि हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको 20 दिन में नहीं दिखा, तब इस व्यक्ति की आईटीआर 4 को प्रोसेस कर दिया गया क्योंकि इसने ड्यू डेट से पहले भर दी थी। और जितना भी रिफंड था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यहां पर आप जैसे ही व्यू डिटेल के अंदर जाएंगे, इस व्यक्ति को 96,540 रुपए का रिफंड मिला था, वो उसके बैंक अकाउंट में दे दिया गया। ये व्यक्ति क्या हो गया, खुश हो गया और इसने कड़ी चावल भी बना लिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उस व्यक्ति का नोटिस आ गया। जब इसने सब कुछ वो पैसा खा गया, यूज कर गया, उसके बाद में दोस्तों अगले साल के 30 जून को ये नोटिस आता है। ये कहां तक जायज है? अगर आपने केस सेलेक्ट करना है तो आप आईटीआर का रिफंड ही मत जारी करें। अब दोस्तों आपको पेंडिंग एक्शन में लेकर के जाऊंगा। पेंडिंग एक्शन में भी आपको पता होगा ई प्रोसीडिंग, आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई केस चल रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे फॉर योर एक्शन कि आपने अभी एक्शन लेना है। जब आपका केस सल्ट जाएगा, आपका असेसमेंट डिमांड जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए असेसमेंट ईयर 25-26 143.3 जो आपका सेक्शन 143.2 होता है दोस्तों स्क्रूटनी का, उसका असेसमेंट 143.3 के अंदर होता है। और आप देखिए 31 मार्च 27 तक इन्हें कंप्लीट करना है। व्यू नोटिस ऑर्डर के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस व्यक्ति को आपको पता होगा 4 नोटिस आए थे दोस्तों। पहला नोटिस जब आता है तब तो इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, और जैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन आता है, ये देखिए यहाँ पे व्यू नोटिस ऑर्डर आता है दोस्तों, 20 जून को भेजा है और 5 जुलाई को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम आपको दिया गया। अगर आपका रिफंड डिले हो रहा है, वहां पे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल भी लग रहा है, तो कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन हमने नोटिस भेज दिया तो 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अब इस व्यू डाउनलोड नोटिस को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आप ड्रास्टिकली आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि 44 एडी में एक व्यक्ति ने आईटीआर भरी, लेकिन उसे क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि कौन सा आईटीओ है, कौन से ऑफिसर ने आपको ये नोटिस भेजा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फेसलेस असेसमेंट इंडिया है। यहाँ पर आपको उसका फेस नहीं दिखेगा, ऑनलाइन नोटिस आएगा, ऑनलाइन ही जवाब देना है। यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस आएगा, आपका पेन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। असेसमेंट ईयर 25-26 15 जुलाई को ये नोटिस आया था और 15 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया था। और DIN, जिस नोटिस के अंदर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिन नंबर नहीं है, वो माना जाएगा कि ये नोटिस आपका इनवैलिड है, फर्जी है, इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आपका केस सेक्शन 143(2) के अंदर खुलेगा या सेक्शन 148 में खुलेगा, आपको जो भी क्वेश्चंस मांगे जाएंगे वो सेक्शन 142(1) के अंदर मांगे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने आपका नाम मैसर्स लिख दिया। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, 15 जुलाई को दिया था, 30 जुलाई से पहले 12:19 दोस्तों। फिर इनका इतना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, लेकिन आपको रिफंड लेने के लिए, इनकम टैक्स के फॉर्म जारी करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है। अब जैसे ही हम नीचे आ जाएंगे, इसके तीसरे पेज पर दोस्तों इन्होंने एक अनेक्चर दे दिया है। अनेक्चर होता है कि ये सूचना हमें आपसे चाहिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अकाउंट्स डॉक्यूमेंट आर नॉट अंडर सेक्शन 142(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एज यू आर अवेयर दैट आपका जो केस था असेसमेंट ईयर 25-26 का, ये सेलेक्ट हो गया है CASS। इनका दोस्तों एक मैकेनिज्म होता है जहां पे आपके केस को स्क्रूटनी के अंदर लिया जाता है, 143(2) इनकम टैक्स एक्ट। और आपको ऑलरेडी एक नोटिस भेज रखा है हमने। अब उसके हिसाब से आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अपलोड करो ये इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस, ये डिटेल इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ये सारा का सारा काम फेसलेस होता है, ऑनलाइन होता है, किसी भी तरह का कोई यहाँ पे आपको दोस्तों क्या होता है, किसी ऑफिसर को मिलने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल, प्लीज प्रोवाइड डिटेल नोट ऑन बिजनेस प्रोफेशन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द असेसी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंसिडरेशन। प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ ऑल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एलिजिबल बिजनेस है, तो ही सेक्शन 44 AD में जा सकते हो, क्योंकि आप अपनी सेल का 8% अगर कैश में है और 6% अगर ऑनलाइन है तो दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तब आपको अपनी सेल का 50% प्रॉफिट दिखाना होता है। कहां पे तो 8-6% और कहां
पे 50%। इसी चीज की दिक्कत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे है। फिर बोलते हैं डिटेल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अलोंग विद कॉपी ऑफ ऑडिटेड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल ईयर 24-25। लास्ट में इन्होंने इफ एनी लिख दिया है और 2 साल का डेटा मांगा है दोस्तों, 25 का भी मांगा है और 24 का भी मांगा है। जिस व्यक्ति की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसको ही ऑडिट करवानी पड़ती है, लेकिन सर्विस रिसीट के मामले में 50 लाख से ज्यादा वालों को ऑडिट करानी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन ये काम सारा करते हैं सर्विस रिसीट का तो 75 लाख तक। यहाँ पर 1 करोड़ की जगह दोस्तों 44 AD में 2 करोड़ तक जा सकते हैं, और अगर आपकी 5% से कम कैश में सेल है तो 3 करोड़ तक जा सकते हैं। सेल, सर्विस, खर्चे सारे के सारे 5% से कम है तो 10 करोड़ तक भी आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि आप अपनी ऑडिट की डिटेल दीजिए इफ एनी, तो आप बोल दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल है। फर्निश डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर, और आप उसके अकाउंट का नंबर, ब्रांच नेम, IFSC कोड दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके दोस्तों सारे के सारे अकाउंट तो ASTS में इंटरेस्ट में शो कर जाते हैं। अब इन्होंने मांग लिए। वैसे तो क्या है, अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे 10 लाख से ज्यादा का तभी आपको वो सारी की सारी क्रेडिट अमाउंट आप UPI ऑप्शन आप करते रहते हैं, लेकिन अब आपकी UPI को भी अकाउंट करेंगे। वैसे अगर आपका ये केस सेलेक्ट नहीं होता तो आपको किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शंस की डिटेल नहीं पूछी थी, लेकिन अब इस मामले में इसको हर एक एंट्री का हिसाब देना पड़ेगा। अब बोलता है कॉपी ऑफ ऑल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी आपने इस बिजनेस को करने के लिए रिसीट की क्रेडिट हुई थी 24-25, और आपको बैंक का लेजर भी चाहिए। लेजर तो जब आपने सेक्शन 44 AD में ITR भरी है तो आपको लेजर तो आपने बनाए नहीं होंगे। डिटेल ऑफ टर्नओवर ऑफ द असेसी इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ टर्नओवर, जो आपकी कैश में थी, नॉन कैश में थी, अकाउंट पे ही चेक में थी, कैसे आई थी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी आपने टर्नओवर करी उसकी डिटेल आप हमें बताएं। वेदर असेसी वाज एलिजिबल फॉर रिपोर्टिंग इनकम एज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ड्यूरिंग AY 25-26। अगर यस था तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपके ऊपर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल होता था, 44 ADA एप्लीकेबल नहीं होता था, आपकी बिजनेस की, प्रोफेशन की ये रिसीट नहीं है। तो दोस्तों ये पॉइंट सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की रिसीट आई, 10 लाख रुपए को छोड़े, मान लीजिए आपके ऊपर 50 लाख रुपए की रिसीट आई, आपने बोला ये सारा का सारा मेरा कैश में नहीं आया, ऑनलाइन आया, तो आप इसकी 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखा देंगे। और पिछली बार तो 7 लाख माफ था, टैक्स आपका नहीं लगा। लेकिन सरकार कहती है अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो कम से कम आपको 25 लाख रुपए की इनकम दिखानी पड़ेगी। यही 44 AD और 44 ADA के अंदर डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन 44 ADA हमारे ऊपर लागू नहीं होता था, उसका जस्टिफिकेशन देना है। डिटेल ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर विच असेसी हैज बीन कंटिन्यूअसली रिपोर्टिंग इनकम, सेक्शन 44 AD। ये बताओ कि कितने सालों से आप सेक्शन 44 AD में ITR भर रहे हो। रिकंसिलेशन करो आप अपनी बिजनेस की टर्नओवर का सारे बैंक अकाउंट्स में। मैंने आपको बताया 50 लाख रुपए आपकी मान लीजिए आपने टर्नओवर दिखाई, लेकिन आपके 5 अकाउंट थे, उनके अंदर 5 करोड़ रुपए की सेल आ रही है, तो बाकी का डिफरेंस क्यों आया। इस केस के अंदर यहां आके एक व्यक्ति फंस जाता है जो बैंक में अनाप शनाप लेन देन करता है। कॉपी ऑफ इनवॉइसेज एंड लेजर ऑफ बिजनेस रिसीट, एग्जामिन करना है आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिसीट जो भी आपने डिक्लेयर की है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर। प्लीज स्टेट योर एजुकेशन एंड प्रोफेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपकी एजुकेशन के आधार पर अगर आप एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तब आप 44 AD में नहीं जा सकते, ADA में जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ GST की रिटर्न आपको पता होगा। 20 लाख से ज्यादा सर्विस, 40 लाख से ज्यादा आपकी सेल है तो आप लोगों को GST नंबर भी लेना पड़ जाता है। तो GST भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है वो भी इनको रिप्लाई आपको प्रॉपर देना पड़ेगा ताकि वो आपका अच्छे से ये चीजों को समझ पाए। और लास्ट के अंदर इन्होंने लिख दिया है इट इज ए टाइम बेरिंग मैटर है, आपका टाइमली रिप्लाई नहीं आता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तो हमारे पास में जो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये देखिए जो भी फैक्ट है, मटेरियल है, हम आपका सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। आपका कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, नहीं तो जो होगा आपको देखा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको हमेशा कहते हैं आपको लीगल रहना है, आपको लॉयल रहना है, आपको टेंशन फ्री रहना है। हम भगवान से दुआ करते हैं आपको इस तरह का फ्यूचर में कोई भी नोटिस ना आए। अगर ऐसा कोई नोटिस आया है तो आप डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ITR से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए या दोस्तों आप हमारे प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हर एक व्यक्ति में शेयर कर दें जो आंख बंद करके सेक्शन 44 AD में अपनी ITR भरता है, लेकिन उसे एलिजिबिलिटी का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सेक्शन 44 AD में एलिजिबल है, कौन 44 ADA के अंदर एलिजिबल है। बहुत सारी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर ही सेम टॉपिक के ऊपर मिल जाने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।